नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। दोस्तों, मैं हमारे रोरिंग न्यूज़ के अंदर सांगली ज़िले के सारे टॉप बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को सक्सेसफुली कवर किया हूं। सांगली महाराष्ट्र राज्य का एक फेमस ज़िला है, बहुत ही खूबसूरत ज़िला है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में MH10 को एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। MH10 इज़ द पावर हाउस ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। सांगली इज़ वेल नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज। मैं इस एपिसोड में मेरे सांगली टूरिज़्म जर्नी को आपके साथ शेयर करूंगा। आपको सांगली के सारे टॉप बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पता चलता है। ओके फाइन, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं सांगली सिटी के गणेश मंदिर का दर्शन लेके मेरे ट्रैवल जर्नी को शुरू किया। इसके बाद मैं सीधा जत तालुक से मेरे ट्रैवल जर्नी को कंटिन्यू किया। जत सांगली ज़िले का एक बॉर्डर तालुक है। ये कर्नाटक राज्य के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है, इसलिए जत के लोग मराठी के साथ साथ कन्नड़ भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जत नाम सुनते ही सबको जत के श्री यल्लम्मा देवी की मेला याद आ जाती है। महाराष्ट्र में होने वाले बड़े मेलाओं में जत की मेला भी एक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से लाखों लोग यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। ये है जत यल्लम्मा देवी का मंदिर। ये मंदिर बड़े बड़े बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ है। ये मंदिर जत सिटी से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर है। इसे देखने के बाद मैं जत के फेमस और हिस्टोरिकल अंबाबाई देवी मंदिर को देखने के लिए गया। ये मंदिर जत सिटी से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर है और जत के यल्लम्मा देवी मंदिर को बहुत ही नज़दीक है। जत के अंबाबाई मंदिर एक विशाल फॉरेस्ट एरिया में स्थित है। दिस प्लेस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र। यहाँ से आपको जत सिटी का एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। हर साल नवरात्रि के समय पर यहाँ स्पेशल कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं। इसके बाद मैं गुगवाड़ के धम्मभूमि बुद्ध विहार को देखने के लिए गया। ये जगह जत सिटी से 23.5 किलोमीटर दूरी पर है। ये धम्मभूमि बुद्ध विहार आने वाले दिनों में जत रीजन का एक बुद्धिस्ट कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर बन सकता है। यदि आप वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट करें और ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करें। अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस बुद्ध विहार को देखने के बाद मैं सीधा कोलगिरी के श्री भैरवनाथ मंदिर को देखने के लिए गया। कोलगिरी के श्री भैरवनाथ मंदिर जत सिटी से 19 किलोमीटर दूरी पर है। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। इसका निर्माण बादामी के चालुक्यों के द्वारा 11वीं सेंचुरी में हुआ है। मंदिर के आसपास बड़े बड़े इमली और बरगद के पेड़ हैं। मंदिर के दीवारों पर आपको कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं और मंदिर के बाहर भी आप कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को देख सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिवजी के अवतार भैरवनाथ को समर्पित है। जत तालुक को देखने के बाद मैं कवटेमंकाळ तालुक में एंटर किया। कवटेमंकाळ तालुक में आपको हर जगह छोटे छोटे हिल्स और बड़े बड़े विंड मिल्स देखने को मिलते हैं। कवटेमंकाळ तालुक में मुझे एक ही टूरिस्ट प्लेस देखने को मिला, वो है श्री हरनेश्वर शिवा स्टैचू। हरनेश्वर शिवा स्टैचू कवटेमंकाळ सिटी से 14 किलोमीटर दूरी पर रायवाड़ी नामक गांव में स्थित है। इस स्टैचू का हाइट अराउंड 72 फीट है। इसके चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ और बड़े बड़े विंड मिल्स को आप देख सकते हैं। इस शिवा स्टैचू के बगल में एक पुरातन हरनेश्वर महादेव मंदिर है, इसलिए इस शिवा स्टैचू को लोग हरनेश्वर शिवा स्टैचू नाम से बुलाते हैं। ऐसा देखा जाए तो भारत में मौजूद होने वाले बड़े बड़े शिवा स्टैचू में से ये भी एक होता है, लेकिन ये गांव में स्थित होने के कारण इसे जितना पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी उतना पब्लिसिटी नहीं मिली है। कवटेमंकाळ तालुक को देखने के बाद मैं तासगांव तालुक में एंटर किया। तासगांव को ग्रेप सिटी भी कहा जाता है। तासगांव
ग्रेप्स और किशमिश का उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कवटेमंका सिटी से तासगांव सिटी को जाते वक्त बीच रास्ते में मुझे एक अमेजिंग चक्रव्यूह देखने को मिला। इसे कुलवंतिनी मेज कहते हैं। कुलवंतिनी का ट्रैप या कुलवंतिनी का मेज भी आप कह सकते हो इसे लोकल लोग कुलवंतिन कोड्याचा माळ कहते हैं। कोड्याचा माळ का मतलब होता है कि एक तरह का ट्रैप। ये कोई नेगेटिव एनर्जीज का प्लेस नहीं है, ये एक सिर्फ फन पजल ट्रैप है। ये तासगांव सिटी से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ड्रोन व्यू में ये एक चक्रव्यूह की तरह दिखता है। ऐसे कहा जाता है कि इसे 200 साल पहले कुलवंतिनी नाम के एक खूबसूरत लेडी डांसर ने बनाया है। इसके बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो रोरिंग इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए और पूरा स्टोरी को देखिए। इसे देखने के बाद मैं सीधा होनाई देवी टेम्पल हिल स्टेशन को गया। ये जगह तासगांव तालुक के हाथनूर गांव में स्थित है। इस हिल स्टेशन में श्री होनाई देवी के मंदिर स्थित होने के कारण इसे होनाई देवी टेम्पल हिल स्टेशन कहा जाता है। लोकल लोग इसे होनाई डोंगर नाम से जानते हैं। ये निसर्ग के गोद में बसा हुआ एक सुंदर धार्मिक स्थल है। रेनी सीजन इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट हियर। तासगांव तालुक को देखने के बाद मैं अटपाड़ी तालुक में एंटर किया। अटपाड़ी तालुक एक हॉट रीजन है। यहाँ बहुत ही कम रेनफॉल होता है, इसलिए आपको इस तालुक में हर जगह बहुत सारे सूखे पहाड़ देखने को मिलते हैं। इस तालुक में मुझे देखने के लिए एक ही टूरिस्ट प्लेस मिला, वो है सुकाचारी हिल स्टेशन। ये जगह अटपाड़ी सिटी से 30 किलोमीटर दूरी पर है। ये हिल स्टेशन अटपाड़ी खानापुर सीमा में महादेव माउंटेन रेंज में स्थित है। एक बड़ा पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ों के बीच में इस हिल स्टेशन में शुकाचार्य मंदिर है। ये एक सुंदर और शांत पिकनिक स्पॉट है। अटपाड़ी तालुक को देखने के बाद मैं खानापुर तालुक में एंटर किया। इस तालुक को विटा खानापुर तालुक भी कहते हैं। इस तालुक में आपको हर जगह ग्रीन हिल्स देखने को मिलते हैं और हर जगह फॉरेस्ट ही दिखता है। इसे विटा खानापुर माउंटेन रेंज भी कहते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले बानूरगढ़ पोर्ट को देखने के लिए गया। ये जगह खानापुर तालुक के बानूरगढ़ गांव में स्थित है। इसे भूपालगढ़ भी कहते हैं, लेकिन अब ये किला नष्ट हुआ है, सिर्फ कुछ अवशेष ही बचे हैं। बानूरगढ़ पोर्ट में बहिर्जी नाइक इनका समाधि है। बहिर्जी नाइक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उनको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के थर्ड आई कहा जाता है। बानूरगढ़ पोर्ट को देखने के बाद मैं दरगोबा टेम्पल हिल स्टेशन को गया। ये जगह खानापुर तालुक के पारे गांव में स्थित है। इस हिल स्टेशन में श्री दरगोबा देव का मंदिर स्थित होने के कारण इसे दरगोबा टेम्पल हिल स्टेशन या दरगोबा डोंगर कहते हैं। दरगोबा भगवान शिवजी का एक अवतार है। दरगोबा को दरी महाकालेश्वर भी कहते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और घना जंगल के बीच ये हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन के चोटी पर दरगोबा मंदिर है। एक शांत सुंदर धार्मिक जगह है। यहाँ विजिट करने के लिए रेनी सीज़न बेस्ट टाइम है। खानापुर के बाद मैं फलूस सिटी को देख के उसे क्रॉस करके कड़ेगांव तालुक में एंटर किया। कड़ेगांव सांगली ज़िले का एक राइजिंग एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ मैं सबसे पहले सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने के लिए गया। ये जगह कड़ेगांव, फलूस और वाड़वा ये 3 तालुकों के बॉर्डर पर देवराष्ट्रे गांव के पास स्थित है। सांगली सिटी से ये जगह 49 किलोमीटर दूरी पर है। यदि आप सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आप देवराष्ट्रे गांव को आना चाहिए। इधर से आपको इस जंगल सफारी करने के लिए एंट्री गेट मिल जाएगा। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सागरेश्वर डियर पार्क भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही अधिक संख्या में हिरन देखने को मिलते हैं। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत का पहला मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके नज़दीक सागरेश्वर नामक एक पुरातन शिवजी का मंदिर है, इसलिए इसे सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। आप हर ट्यूसडे को छोड़ के बाकी दिन जंगल सफारी करने के लिए सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आ सकते हैं। इसके बाद मैं चौरंगीनाथ हिल स्टेशन को गया।
ये जगह कड़ेगांव सिटी से 17 किलोमीटर दूरी पर सोनसड़ गांव में स्थित है। इस हिल स्टेशन के टॉप पर श्री चौरंगीनाथ मंदिर स्थित होने के कारण इसे चौरंगीनाथ हिल स्टेशन या चौरोबा डोंगर कहते हैं। इसे चौरंगीनाथ घाट या सोनसड़ घाट भी कहते हैं। ये सह्याद्री के गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत जगह है। इसके बाद मैं डोंगराई टेम्पल हिल स्टेशन को गया। ये जगह कड़ेगांव सिटी से 5 किलोमीटर दूरी पर कड़ेपुर गांव के बाहर स्थित है। इस हिल स्टेशन के टॉप पर श्री डोंगराई देवी के मंदिर स्थित होने के कारण इसे डोंगराई टेम्पल हिल स्टेशन या डोंगराईगढ़ कहा जाता है। ये निसर्ग के गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत धार्मिक स्थल है। यदि आप यहाँ बारिश के सीज़न में आते हैं तो आपको ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है और अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। कड़ेगांव के बाद मैं वाड़वा तालुक को देखने के लिए गया। वाड़वा तालुक को वाड़वा इस्लामपुर तालुक भी कहते हैं। वाड़वा सच में बहुत ही खूबसूरत तालुक है। वाड़वा इज़ वेल नोन फॉर इट्स प्रति सरकार मूवमेंट। यहाँ सबसे पहले मैं मचिंद्रगढ़ पोर्ट को देखने के लिए गया। मचिंद्रगढ़ पोर्ट किले मचिंद्रगढ़ गांव में स्थित है। आप इस पोर्ट के टॉप तक अपने व्हीकल्स को लेकर आ सकते हैं, लेकिन ड्राइव करते वक्त थोड़ा संभाल के आना, और ट्रैकिंग करके भी आ सकते हैं। मचिंद्रगढ़ पोर्ट एक गिरिदुर्ग है। इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा 1676 में हुआ था। स्वराज्य का संरक्षण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक दुर्ग श्रृंखला को बनाए थे। उसमें मचिंद्रगढ़ पोर्ट आखिरी पोर्ट था। इसे सिर्फ निगरानी करने के लिए बनाया गया था। इट इज़ अ सर्विलेंस पोर्ट। इसके बाद मैं कोड़े नरसिंहपुर गांव में स्थित श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर को गया। इसे श्री क्षेत्र ज्वाला नरसिंह तीर्थ भी कहते हैं। ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक सुंदर और पुरातन धार्मिक स्थल है। ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। ये मंदिर भगवान विष्णु के उग्र नरसिंह अवतार को समर्पित है। इस मंदिर को देखने के बाद मैं रामलिंग बेट को देखने के लिए गया। ये जगह वाड़वा सिटी से 15 किलोमीटर दूरी पर बहे नामक गांव के पास स्थित है। ये जगह कोड़े नरसिंहपुर गांव को बहुत ही नज़दीक है। रामलिंग बेट को रामलिंग आइलैंड भी कहते हैं। मराठी में बेट का मतलब होता है आइलैंड। यहाँ कृष्णा नदी के द्वारा एक खूबसूरत नैसर्गिक द्वीप बना हुआ है। इसके बीच में एक पुरातन रामेश्वर मंदिर है, इसलिए इसे रामलिंग बेट या रामलिंग आइलैंड कहा जाता है। रामलिंग बेट एक नेचुरल बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ आप बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को भी देख सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यू मस्ट विजिट हियर। इसके बाद मैं श्री क्षेत्र मल्लिकार्जुन को गया। इसे बिलासगढ़ पोर्ट भी कहते हैं। ये जगह सांगली सिटी से 37 किलोमीटर दूरी पर एडे निपानी गांव के पास स्थित है। इस जगह को मल्लिकार्जुन हिल्स भी कहा जाता है। श्री क्षेत्र मल्लिकार्जुन, बिलासगढ़ पोर्ट और मल्लिकार्जुन हिल्स सब एक ही जगह पर स्थित है। सब एक ही जगह है। इस हिल स्टेशन के सेकेंड मोस्ट टॉप पर एक पुरातन मल्लिकार्जुन टेम्पल स्थित है और लास्ट मोस्ट पीक टॉप पर बिलासगढ़ पोर्ट स्थित है। वाड़वा तालुक के बाद मैं शिराड़ा तालुक में एंटर किया। शिराड़ा को 32 शिराड़ा भी कहते हैं। जीवंत सांपों की पूजा करके नाग पंचमी मनाने के लिए ये तालुक प्रसिद्ध था। शिराड़ा तालुक के मंडूर गांव में चांदोली नेशनल पार्क का एंट्री गेट है, इसलिए मैं सबसे पहले मंडूर गांव को गया। एक्चुअली ये चांदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य के सांगली, सातारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी इन 4 जिलों के जंक्शन में स्थित है। यदि आप चांदोली नेशनल पार्क में जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आपको मंडूर गांव को ही आना पड़ेगा। चांदोली नेशनल पार्क सह्याद्री टाइगर रिजर्व का एक मुख्य भाग है। चांदोली नेशनल पार्क जंगल सफारी मेरे लिए एक अमेजिंग ट्रैवल एडवेंचर रहा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद मैं वारना रिवर ब्रिज को देखने के लिए गया। यहाँ से आपको वारना डैम का एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। वारना नदी सातारा जिले के पातारपुंज पठार में प्रचितगढ़ के पास उगम होती है और चांदोली के घना जंगल से बहती हुई चांदोली डैम तक आके पहुँचती है। चांदोली नेशनल पार्क को देख के मैं सीधा गुड़े पंचगनी पठार को आया।
ये जगह सांगली सिटी से 93 किलोमीटर दूरी पर है। गुड़े और पंचगनी ये अलग अलग गांवों के बीच सावंतवाड़ी गांव के नज़दीक एक खूबसूरत पठार स्थित है। जब मैं यहाँ गया था बहुत ही धूप था और एक पवन चक्की गिरने की वजह से यहाँ आग लगी थी, इसलिए ये पठार पूरा जल के ऐसा दिख रहा था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं यहाँ बहुत जल्द फिर से आने वाला हूँ, तब मैं आपको इसे फिर से एक और बार दिखाऊंगा। शिराड़ा तालुक के बाद मैं मिरज तालुक में एंटर किया। मिरज सिटी अब सांगली सिटी के साथ मिलकर ट्विन सिटी बन चुका है। सांगली मिरज दोनों सिटी मिलके एक बिगेस्ट मेडिकल हब बना है। हर साल लाखों लोग यहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए और एजुकेशन के लिए आते हैं। मिरज तालुक के बोसे गांव के नज़दीक एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, उसका नाम है दंडोबा हिल्स फॉरेस्ट रिजर्व। ये जगह सांगली सिटी से 37 किलोमीटर दूरी पर है और मिरज सिटी से 32 किलोमीटर दूरी पर है। दंडोबा हिल्स सांगलीकरों के लिए मिनी महाबलेश्वर है। सांगली मिरज ट्विन सिटीज़ के नज़दीक मौजूद होने वाला ये एक ही ट्रैकिंग प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस है। वन डे फैमिली पिकनिक के लिए ये दंडोबा हिल्स बेस्ट जगह है। दंडोबा हिल्स के टॉप पर श्री दंडोबा देव का मंदिर है। दंडोबा को दंडनाथ भी कहते हैं। ये एक केव टेम्पल है और इस टेम्पल का विशेषता ये है कि गर्भगृह के ऊपर शिखर नहीं है, थोड़ा साइड में पहाड़ के ऊपर है। रेनी सीज़न दंडोबा हिल्स को विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम है। इसके बाद मैं मिरज तालुक के हरिपुर गांव को गया। हरिपुर गांव के पास कृष्णा और वारणा नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ संगमेश्वर नामक एक पुरातन मंदिर भी है। हरिपुर कृष्णा वारणा संगम पर स्थित एक खूबसूरत गांव है। ये जगह सांगलीकरों का फेवरेट वॉकिंग प्लेस है, क्योंकि ये जगह सांगली सिटी से सिर्फ 3.2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हरिपुर के कृष्णा वारणा संगम को देखने के बाद मैं सीधा सांगली सिटी को वापस आया। सांगली सिटी में अब ऐसा कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस अच्छा कंडीशन में नहीं बचा है। फिर भी आप कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना चाहते हैं तो सांगली पोर्ट को जाके देख सकते हो, उधर वहाँ कुछ निशान बचे हैं। इरविन ब्रिज सांगली सिटी का एक आइकॉनिक आइडेंटिटी है, आप यहाँ मिस किए बिना जाइए। और इसके बगल में ही नीचे आपको कृष्णा घाट मिलता है। कृष्णा घाट सांगलीकरों के लिए एक यूनिक वॉक प्लेस भी है और चाट प्लेस भी बन चुका है। अब कृष्णा घाट में बैठकर कृष्णा नदी को देखते हुए मैं 5 मिनट उधर ही वक्त बिताया। फिर इसके बाद एक और बार गणेश मंदिर को जाके गणेश जी का दर्शन लिया और यहाँ मैं मेरे सांगली टूरिज़्म जर्नी को एंड किया। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मेरे इस सांगली टूरिज़्म जर्नी में कुछ प्लेसेस मिसिंग है। मैं उनको भी कवर करने के लिए सारे लोकेशंस को गया था, एक 7-8 लोकेशन मिसिंग है, लेकिन उन्होंने मुझे शूट करने के लिए परमिशन नहीं दिया, इसलिए उन लोकेशंस को मैं इसमें कवर नहीं कर पाया। ओके दोस्तों, ये है सांगली टूरिज़्म के टॉप बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस। आई होप आपको रोरिंग न्यूज़ की कोशिश अच्छी लगी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ प्राउडली शेयर कीजिए। सांगली टूरिज़्म को प्राउडली प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।